बीते हफ्ते एक खबर आई कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बने 29 दलों के गठबंधन इंडिया ने मीडिया के एक हिस्से का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत अलग अलग मीडिया संस्थानों के 14 एंकरों का बहिष्कार किया जाएगा। गठबंधन की तरफ से इस फैसले की जो वजह बताई गई वो ये है कि इन चैनलों के ये एंकर अपनी पत्रकारिता और टीवी चैनल का प्रयोग करते हुए समाज में नफरत फैला रहे हैं, जिसके चलते इन एंकरों द्वारा किए जाने वाले शो में गठबंधन के सहयोगी दल अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। दूसरे किसी मुद्दे की तरह इस पर भी प्रतिक्रिया आई और सबसे पहले मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक वो जिसने इस बहिष्कार का समर्थन किया और दूसरा जिसने इसका विरोध किया। सामान्य रूप से ये लोकतंत्र का असली चरित्र है, जिसमें किसी एक विषय पर कई अलग अलग तरह के विचार एक साथ हो सकते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में मीडिया का इस तरह से दो खेमों में बंट जाना ही अजीब बात है, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका एक प्रहरी की थी। उसका काम था कि सरकारी व्यवस्था के संचालन में लगे किसी भी हिस्से में खराबी होने पर उसको उजागर करे, बिना किसी का पक्षकार बने, क्योंकि मीडिया खुद और अपने आप में एक विपक्ष है। एक छोटे से बहिष्कार को जो लोग आपातकाल कह रहे हैं, या तो वे आपातकाल की स्थितियों से अनजान हैं या फिर जानबूझकर वे ऐसा कर रहे हैं। 25 जून 1971 को जब आधी रात को देश में इमरजेंसी लगने की घोषणा की गई, इस सिलसिले में जारी किए जाने वाले आदेश पत्र पर दस्तखत कराने के लिए उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति को सोते हुए जगाया गया था। वास्तविक रूप में लगे आपातकाल का प्रभाव केवल इतना नहीं था कि इसमें विपक्ष दलों के नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया था या फिर देश की बढ़ती आबादी को रोकने के लिए नसबंदी जैसा अभियान चलाया गया। इसका असर देश, समाज और संस्थानों के हर स्तर पर हुआ। स्वाभाविक रूप से पत्रकारिता पर भी इसका असर पड़ा। अंग्रेजी के मशहूर अखबार इंडियन एक्सप्रेस समूह के प्रिंटिंग प्रेस की बिल्डिंग की लाइट काटने जैसी घटनाएं भी खुले और जाहिर तौर पर की गई। उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल और उनके बाद आए विद्याचरण शुक्ला ने हर रोज अखबारों की निगरानी की। उनकी अनुमति के बाद ही तय होता था कि अखबार में क्या छपेगा। ऐसा करने के पीछे कौन था और वह मीडिया से क्या चाहता था। मीडिया पर निगरानी रखने के लिए साफ साफ निर्देश दिए गए थे। आपातकाल और उसकी भयावहता को समझने के लिए उस समय के दो किस्सों को जानना बेहद जरूरी है। इसके बिना अंदाजा लगाना मुश्किल है कि छोटे से बहिष्कार के बाद एंकर जिसे आपातकाल बता रहे हैं और जब आपातकाल लगता है तो उसमें क्या स्थिति होती है। पहला किस्सा है उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इंद्र कुमार गुजराल का, जब एक रात उनके पास सरकार के समानांतर एक और सरकार चला रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री के पुत्र उनके पास पहुंचे और गुजराल को लगभग डांटते हुए पिछले दिन सरकार के विरोध में खबरों का जिक्र करते हुए उनसे पूछा कि ये खबरें छपी कैसे। प्रधानमंत्री के पुत्र गुजराल से जो कहना चाह रहे थे उसका मजमून ये था कि इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी विरोध में खबरें छपी तो छपी कैसे। एक हद के बाद जब गुजराल ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद आए विद्याचरण शुक्ल ने पूरी ताकत और ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री के उस पुत्र का साथ दिया और उस समय की मीडिया को रेंगने पर मजबूर किया। दूसरा किस्सा है उस समय विपक्ष के नेता और जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे लाल कृष्ण आडवाणी, जो इमरजेंसी के ज्यादा समय जेल में रहे और जब वे बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए मीडिया की आलोचना की और कहा कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था, लेकिन आप लोग तो रेंगने लगे। गठबंधन द्वारा बैन किए जाने के बाद सबसे पहला विरोध इन एंकरों के तरफ से आया, जिन्होंने नाखून कटाकर शहीद होने का घोषणा कर दिया। खुद पर लगाए बैन को आपातकाल घोषित कर पत्रकारिता पर हमला तक करार दे दिया। जिन पर 14 एंकरों पर बैन लगा, उनमें से ज्यादातर ने बैन वाले दिन भी अपने प्रोग्राम किए। अपने प्रोग्राम में विपक्ष द्वारा लगाए गए बैन को गलत बताया, लेकिन उनमें से किसी एक ने ये नहीं बताने की हिम्मत की कि बैन लगाने के पीछे का कारण क्या था, जबकि दर्शकों को यह बात सबसे पहले बताई जानी चाहिए थी कि ये पेशेगत ईमानदारी से जुड़ा हुआ मामला है।
वैसे किसी राजनीतिक दल या गठबंधन द्वारा मीडिया पर इस तरह से अघोषित बैन का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कई सरकारें और विपक्षी दल इस तरह का या फिर विज्ञापन का लालच देकर मीडिया को डराने और धमकाने का काम करते रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एंकरों और न्यूज चैनलों को बैन किए जाने का प्रमुख कारण उनके शो में धार्मिक भावनाओं को भड़काकर सत्ताधारी पक्ष को लाभ पहुंचाने तथा दूसरे दलों को नीचा दिखाने का प्रयास करते दिखते हैं। इस बात को उनके द्वारा किए गए शो के कंटेंट पर देखा जाता है, जबकि यही शो कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं। जब ये एंकर धर्म, राजनीति और युद्ध जैसे कवरेज के सहारे एक खास विचारधारा वाली राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे, उस समय देश में कई जरूरी मुद्दे थे जिन पर सरकार की जिम्मेदारी तय किए जाने की जरूरत थी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मीडिया के एक हिस्से का बहिष्कार करना कितना सही है? गठबंधन द्वारा बहिष्कार किए जाने के बाद मीडिया अपनी जिम्मेदारी की भूमिका में आएगा या नहीं? मीडिया पर इस तरह का प्रतिबंध लोकतंत्र की भावना के खिलाफ तो नहीं है, या फिर यह केवल सरकारी विज्ञापन से जुड़ा मसला है जिसने मीडिया संस्थानों को इस तरह के प्रोग्राम चलाने को मजबूर कर दिया है? खैर, जो भी हो, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? गठबंधन का फैसला सही है या फिर मीडिया द्वारा इसको आपातकाल कहना? आप मुद्दे के पक्ष में हो सकते हैं और विपक्ष में भी। आपकी राय महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी बात रिकॉर्ड करें ग्रामवाणी पर अपने फोन में नंबर 3 का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी ऐप पर बटन दबाकर, क्योंकि आपका बोलना जरूरी है। बोलेंगे तो बदलेगा।